आज हम करने वाले हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड जो हम मान के चलते हैं कि गोल्ड कंसेप्ट जो है वो हमारी इकोनॉमी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले क्यों करता था। आजकल जो पेपर करेंसी आ चुकी है उसके बाद भी हम कुछ ऐसा ढूंढते हैं जो गोल्ड का जो उस टाइम कंसेप्ट चलता था वो मिल सके। तो गोल्ड के अंदर ऐसा क्या था जिसकी वजह से गोल्ड कंसेप्ट इतना इम्पोर्टेंट बना। तो एक मर्सेंटलिस्ट अप्रोच के हिसाब से ऐसा माना गया कि जब तक कोई स्टेट मार्केट के अंदर अपने टैरिफ, अपने कोटाज, अपने सब्सिडीज़ के थ्रू कंट्रोल करने के लिए नहीं आती, तब तक एक कंट्री अगर बीओपी डेफिसिट फेस कर रही है तो वो अपने गोल्ड रिजर्व्स को ख़त्म करती जाएगी और उससे बाहर कभी नहीं निकल सकती। तो इस कंसेप्ट को जो डेविड ह्यूम नाम के फिलोसोफर आए, उन्होंने अपने 1752 के अंदर इस मर्सेंटलिस्ट अप्रोच को रिफ्यूट करते हुए, अपोज करते हुए अपनी एक्सप्लेनेशन दी गोल्ड कंसेप्ट के लिए कि वो सेल्फ इक्विलिब्रेटिंग है। अब ये समझते हैं कि गोल्ड सेल्फ इक्विलिब्रेटिंग क्यों है। तो हमने माना कि जो गोल्ड स्टॉक है वो डिक्रीज़ हुआ क्योंकि हमारी कंट्री में बीओपी डेफिसिट कंडीशन थी। इस वजह से हमारा गोल्ड स्टॉक डिक्रीज़ हो रहा था दिन पर दिन, क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे थे और हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो डिक्रीज़ हो रहे थे। इसलिए हमको पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी और पेमेंट उस टाइम किस में होती थी? गोल्ड की टर्म्स में होती थी। इसलिए हमारा गोल्ड का जो स्टॉक था वो दिन पर दिन डिक्रीज़ होता जा रहा था। और गोल्ड डिक्रीज़ होने की वजह से, क्योंकि हमारे सिक्के, हमारे जो कॉइन्स हम बनाया करते थे वो गोल्ड के अंदर होते थे, तो इस वजह से उनकी जो वर्थ है जिसमें उनको नापा जाता है, क्योंकि उस टाइम पर करेंसी जो थी वो गोल्ड की थी। अब गोल्ड ही नहीं होगा तो उनकी और करेंसी की कमी आती जाएगी, इस वजह से हमारी करेंसी डिक्रीज़ होती जाएगी। तो इसलिए हमारी डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू थी वो डिक्रीज़ होने लगी फॉरेन टर्म्स की कंटेक्स्ट में, उनकी टर्म्स में, क्योंकि हमारे पास तो गोल्ड कम था। इस वजह से जो प्राइस था कमोडिटीज़ का हमारी कंट्री के अंदर वो सस्ता हो गया, क्योंकि अब वो जो फॉरेनर्स थे वो हमारी कंट्री की करेंसी को कम रुपए दे के, उनकी कंट्री की करेंसी को कम दे के वही सेम चीज़ खरीद पा रहे थे। तो अब क्या हुआ, हमारा देश जिसके अंदर बीओपी डेफिसिट की कंडीशन थी, गुड्स जो गोल्ड स्टॉक था वो डिक्रीज़ हो रहा था, जिसकी वजह से डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीज़ हो चुकी थी, तो हमारा जो यहाँ के गुड्स है वो सस्ते होने लगे। अब सस्ते होने लगे तो हमको इंपोर्ट करने की नई ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी हमें माल सस्ता मिल रहा है और हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, क्योंकि बाहर वाले लोग भी हमारे यहाँ पर सस्ता होने की वजह से वो यहाँ पर ख़रीदने आएंगे, तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ने लगे। इससे क्या हुआ कि जो प्राइस था गुड्स का जो फॉरेन करेंसी में, वो वहाँ पर महंगा होने लगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा सस्ता हो गया, वहाँ पर महंगा हो गया। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो इंपोर्ट्स थे हमारी कंट्री से, इंडिया से या बाहर के देशों में जो जाने लगा, वो ज़्यादा इंपोर्ट यहाँ से बाहर वाले ज़्यादा करने लगे, यानी कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ने लगा। और क्यों? और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो एक्सपोर्ट्स थे बाहर वाली कंट्री के लिए वो एक्सपेंसिव होने लगे, क्योंकि वो हमसे ख़रीद रहे हैं, हमसे ख़रीदेंगे, उसके बाद वो वही चीज़ एक्सपोर्ट करेंगे तो उनको एक्सपेंसिव पड़ेगा, तो उनके एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव थे, इसलिए हम क्यों ख़रीदेंगे उनसे। तो इसीलिए उनके जो प्राइजेस थे वो दिन पर दिन बढ़ने लगे। तो वो जो इम्पोर्ट्स थे, अब हम यहाँ से सस्ता माल दे रहे हैं तो उनको इंपोर्ट सस्ते पड़ रहे थे, तो अब वो ज़्यादा इंपोर्ट करने लगे, तो उनका जो इंपोर्ट था हमारे देश से, क्योंकि हमारे यहाँ पर सस्ता माल मिल रहा था, वो बढ़ने लगा। इसी को नाम दिया है 18th सेंचुरी के अंदर प्राइस स्पीसी फ्लो मैकेनिज़्म। अब इसके अंडर क्या होता है कि जब भी एक करेंसी बीओपी में हेल्प करता है, यानी कि जिस कंट्री के अंदर गोल्ड की कमी आ रही है उस कंट्री का तो बीओपी इम्प्रूव करेगा, यानी कि हमारे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो जाएंगे, इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे। और जो कंट्री सही थी, जिसके पास गोल्ड रिजर्व सही थे, उसका बीओपी वर्स कर देगा। ये कैसे कर देगा? इंपोर्ट्स बढ़ा देगा और एक्सपोर्ट्स घटा देगा। अब हमारी कंट्री जिसके अंदर गोल्ड का डेफिसिट चल रहा था, गोल्ड की कमी चल रही थी, उसके अंदर एक्सपोर्ट्स अगर बढ़ेंगे तो हम माल दे रहे हैं और बदले में हमको गोल्ड ही मिल रहा है, तो हमारे गोल्ड के धीरे धीरे भंडार भरने लग जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों कंट्रीज़ के अंदर इक्विलिब्रियम नहीं सेट हो जाता। इससे क्या होगा, जो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स होंगे उनका बैलेंस होएगा,
क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में एक्सपोर्ट इक्वल टू इम्पोर्ट्स होता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास भी अब एडिक्वेट गोल्ड रिजर्व हो जाएगा, क्योंकि हम भी इतना एक्सपोर्ट कर चुके हैं कि हमारे पास वापस गोल्ड आ चुका है। इस कंडीशन में क्या होगा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की इक्वल हुआ, तो हमारा नेट गोल्ड का फ्लो रुक जाएगा, क्योंकि जितना हम इंपोर्ट्स करते हैं उसके लिए जो हमको पेमेंट करनी पड़ती है उतना ही हमको वापस मिल रहा है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उतना ही। तो इससे क्या हुआ, ये पता लगा कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो स्टेबल है और सेल्फ करेक्टिंग है, वो अपने आप को खुद ब खुद करेक्ट कर लेता है। यही बात तो इसने रिफ्यूज़ की कि वो कह रहा था कि वो कह रहे थे जो मर्सेंटलिस्ट अप्रोच थी उसके हिसाब से कि जब तक स्टेट नहीं बीच में इंटरफेयर करेगी तब तक नहीं ठीक हो सकती है कंडीशन। बट डेविड ह्यूम जी ने ये कहा कि वो अपने आप ही गोल्ड स्टैंडर्ड जो है ठीक कर लेता है, वो अपने आप को ही सेल्फ इक्विलिब्रेटिंग होता है। तो हैंस हमने कंक्लूड किया कि जो गोल्ड कंसेप्ट है वो सेल्फ इक्विलिब्रेटिंग था, ऑटोमेटिक इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म है, अपने आप को खुद ब खुद ठीक कर लेता है, अपने आप की स्टेबल कंडीशन में वापस आ जाता है, और इसलिए उसको स्टेट की किसी तरीके की इंटरवेंशन थ्रू टैरिफ, कोटा या सब्सिडीज एक्सपोर्ट्स पर देते हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से हमारा गोल्ड कंसेप्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज तक रहा है। यही चीज़, यही कैरेक्टरिस्टिक हम आज की करेंसी में भी ढूंढते हैं जो अब तक हमें नहीं मिल पाई है।